हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो लास्ट क्लासेस जो मैंने ली हैं वो पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डेनिश और फ्रांसीसी जितनी भी टॉपिक थे भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन का, वो सारे मैंने ख़त्म कर दिए थे। ठीक है ना। अब मैं आपका आज थोड़ा सा पुर्तगाली का क्विक रिवीजन करवा दे रहा हूँ। पुर्तगाली का जितना भी इम्पोर्टेंट डाटा है उसका क्विक रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। ठीक है ना। तो आपको समझना है कि कैसे क्या परिस्थितियाँ बनती हैं। तो सबसे पहले तो समझिए कि पुर्तगाली 1498 में आते हैं और 1961 में भारत से जाते हैं। मतलब कि पुर्तगालियों का टाइम पीरियड है ना, ये सबसे पहले भारत में आए 1498 में। इनके बाद में ही सबसे बाद में फ्रांसीसी आते हैं। 1498 में पुर्तगाली आते हैं, फिर कौन आता है, डच आते हैं, ठीक, फिर अंग्रेज आते हैं, फिर फ्रांसीसी आते हैं। तो 1498 में पुर्तगालियों का आगमन होता है। 1961 में ये सबसे बाद में ही, मतलब भारत आज़ाद हो जाता है उसके बाद में ही भारत से जाते हैं। समझिए, वास्को डी गामा 1498 में कहाँ आया, कालीकट बंदरगाह। ठीक है ना। कहीं कहीं पे लिखा मिलता है कि कप कड़ाबू बंदरगाह, कहीं कहीं पे क्या लिखा मिलता है, कप कड़ाबू बंदरगाह। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको ये भी लिखा मिल सकता है कि कप कड़ाबू बंदरगाह जो था वहाँ पे वास्को डी गामा आया था। समझना ये है कि वास्को डी गामा क्यों आया भारत, क्या कारण थे उसके कि वास्को डी गामा भारत आता है। तो वास्को डी गामा का भारत आगमन क्यों होता है, क्योंकि यूरोप जो है वो एक ठंडा प्रदेश था। ठीक है ना। वहाँ पे क्या होता था कि मसाला वसाला जो होता है ना, मसाला उसका अधिक ज़्यादा व्यापार वाणिज्य होता था, क्योंकि वहाँ पे रहने के लिए लोगों को मसाला जो होता है वो ज़्यादा खाने की आवश्यकता होती थी, क्योंकि मसाला गर्म होता है। इसलिए क्या होता था कि पहले तो सिर्फ और सिर्फ स्थलीय मार्ग से, मतलब भारत से, ऐसा नहीं है कि पुर्तगाली आ रहे हैं उसके बाद में ही भारत से मसाले का व्यापार वाणिज्य हो रहा है, ऐसा नहीं था। पहले क्या होता था कि भारत से यूरोप जाता था मसाला, लेकिन वो स्थलीय मार्ग से जाता था। कभी भी इसका जो जलीय मार्ग है, जो समुद्री मार्ग है, उसकी खोज नहीं की गई थी। सिर्फ और सिर्फ मसाला का जो व्यापार होता था वो स्थलीय मार्ग से होता था। जैसे कि आप देखते भी हैं कि 17 मई 1498 को जब वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पे पहुंचता है, तो उसका जो नेतृत्वकर्ता होता है, तो उसको मार्गदर्शक होता है, वो अब्दुल मजीद। ये देखिए, अब्दुल मजीद होता है, ये एक गुजराती गाइड होता है। ठीक है ना, गुजराती गाइड। अब गुजराती गाइड कैसे पहुंच गया वहाँ, कैसे उसको साथ में मिल गया, समझने की बात यहाँ पे ना। तो गुजराती गाइड जो था वो स्थलीय मार्ग से गया हुआ था, जिसकी सहायता लेके वास्को डी गामा 17 मई 1498, कहीं कहीं पे ये डेट नहीं मिलती पर आप नोट कर लीजिएगा, 17 मई डेट क्या थी, 17 मई 1498 को अब्दुल मजीद जो उसका नेतृत्व करता था, उसकी सहायता लेके कहाँ पहुँचता है, 1498 में कालीकट बंदरगाह पे पहुँचता है। ठीक, उसके बाद में क्या होता है कि अब वहाँ पे जब प्रथम बार वास्को डी गामा आता है, यहाँ से मसाला वसाला का व्यापार करके यहाँ से मसाले को लेके जाता है। ठीक है। तो वहाँ के जो राजा होते हैं उनको उपहार स्वरूप थोड़ा सा ये देता जाके, तो जब देता है उसको राजा को, तो बताता है कि हमने भारत से जलीय मार्ग से, समुद्री मार्ग से ये लाया है। और वहाँ पे यूरोप क्या होता है कि यूरोप और पुर्तगाल में क्या होता था कि एक व्यापार वाणिज्य होता था, मतलब यूरोप भी पुर्तगाल से कुछ सामान खरीदता था और सामान देता भी था। तो कहते हैं कि मंडी की तरह वहाँ पे व्यवस्था थी। तो वहाँ पे यूरोप लोग भी आते थे पुर्तगाल में इसको खरीदने के लिए। ठीक है। तो वहाँ पे इसने क्या किया कि वो जो मसाला यहाँ से निर्यात करके ले गया था, 3 जहाज़ों में लेके गया था, तो जो यहाँ से लेके गया था भारत से, उसको बेचता है वहाँ पे, उस मंडी में अपनी बेचता है। तो बेचने के बाद क्या होता है कि इसको 60% तक अधिक लाभांश होता है। सारा खर्चा जो उसका निकाल देता है, आने जाने का जितना भी खर्चा है, और उसके जो वर्कर्स होते हैं जो माल को भरते ले जाते हैं, वो सारा खर्चा निकालने के बाद उसको 60% का लाभांश होता है। जब 60% का लाभांश होता है तो अब ये सारी बातें वहाँ व्यापारियों को पता चलती हैं और राजा को उपहार स्वरूप भेंट देता है कि इसका मैं कुछ भी नहीं लूँगा, ये आपको सिर्फ और सिर्फ उपहार स्वरूप है। और उनको बताता है कि इतना सारा हमको प्रॉफिट हुआ है, इतना सारा हमको लाभांश हुआ है। तो 60% तक अधिक लाभांश जब होता है इसको, तो ये लोग फिर दोबारा आते हैं। दोबारा कब आते हैं, तो ये दोबारा जिसके नेतृत्व में वास्को डी गामा आता है उसका नाम होता है पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। दोबारा कब आते हैं, 1500 ईस्वी में दोबारा आते हैं, 1500 ईस्वी में। उसके बाद में फिर वास्को डी गामा का तृतीय अभियान होता है 1503 में। ठीक है ना। वास्को डी गामा का प्रथम अभियान 1498 में, 17 मई 1498 में, किसकी सहायता से,
अब्दुल मजीद जो गुजराती गाइड था, उसके मार्गदर्शक से वास्को डी गामा प्रथम बार आता है भारत में। दूसरी बार पेड्रो अल्वारेज कैब्राल 1500 ईस्वी, ये इसका लीडर होता है, क्योंकि अब राजा भेजता है ना, राजा क्या करता है कि इसके साथ में कहता है कि अब तुम जाओ। उसको कहीं पे शक होता है कि ये सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, इसलिए क्या करता है कि पेड्रो अल्वारेज कैब्राल को भेजता है 1500 ईस्वी में वास्को डी गामा के साथ में। फिर तटीय अभियान जो होता है वास्को डी गामा का, वो 1503 ईस्वी में होता है कोचिन। अभी क्या करते हैं कि कोचिन को अपना मुख्यालय बना लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका कि पुर्तगालियों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया, तो कोचिन में किया। कब किया? 1503 ईस्वी में। उसके बाद में क्या होता है कि महानिदेशक, कहीं कहीं पे क्या होता है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि महानिदेशक और गवर्नर, ये दोनों अलग अलग पद हैं। पहले तो जो वहाँ का राजा भेजता है ना, वो महानिदेशक बना के ही फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा को भेजता है। कब भेजता है? 1505 में। जो गवर्नर आता है ना, वो गवर्नर प्रथम अल्फांसो डी अल्बुकर्क रहता है, यानी कि जो फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा है वो गवर्नर नहीं है, वो महानिदेशक है। तो महानिदेशक कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा। इसका टाइम पीरियड क्या रहता है भारत में? 1505 से 1509। ये क्या करता है? ये पुर्तगाली समुद्री साम्राज्य की स्थापना करता है, यानी कि समुद्र में जो व्यापार वाणिज्य हो रहा है उसकी स्थापना, समुद्र में समुद्री व्यापार वाणिज्य की स्थापना करता है। यानी कि पुर्तगालियों का इतना वर्चस्व समुद्र में हो जाता है कि अरब व्यापारी जो जितने भी होते हैं वो सब लोग इनसे भयभीत होने लगते हैं, और ये लोगों को परमिट भी जारी करते हैं, जिससे कि दूसरे लोग इनसे परमिट लेके ही आवागमन करें। यहाँ तक कि जो अकबर था, अकबर ने भी जब अकबर को हज की यात्रा के लिए जाना था, तो अकबर क्या करता है कि पुर्तगालियों से परमिट जारी करवाता है, क्योंकि ऐसा नहीं था कि अकबर कोई छोटा सा था, लेकिन अकबर को भी ये पता था कि अगर हम ऐसे जाते हैं बिना परमिट इनसे लिए जाते हैं तो हम पर हमला हो सकता है, लेकिन जो इनका परमिट अगर होगा हमारे पास, तो क्या होता है कि कोई भी दूसरा व्यापारी या कोई भी दूसरा लूटपाट करने वाला हम पे हमला नहीं करेगा। अकबर भी इनसे क्या होता है कि परमिट लेके ही समुद्री रास्ते से हज की यात्रा करता है। फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा का टाइम पीरियड क्या है? 1505 से 1509। ये पुर्तगाली समुद्री साम्राज्य की स्थापना करता है, और उसका नाम क्या रखता है? एस्टादो डा इंडिया। उसका नाम रखता है एस्टादो डा इंडिया। समुद्री व्यापार साम्राज्य जो इनका होता है ना, उसका ये नाम क्या रखते हैं? एस्टादो डा इंडिया। और एक व्यापारिक नीति, इनकी जो व्यापारिक नीति थी, उसका जो फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा है, एक व्यापारिक नीति की स्थापना करता है, और उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है ना, जैसे कि तुर्की इस्लामिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, ठीक है ना, समुद्री, और इनका जो व्यापारिक नीति होती है उसका ये लोग नाम रखते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है कि पुर्तगालियों की जो व्यापारिक नीति थी उसका नाम क्या था? तो वो था नीले शांत जल की नीति, या तो ब्लू वाटर पॉलिसी, या तो नीले शांत जल की नीति। नीले शांत जल की नीति। शांत जल की नीति। तो क्या रहता है? इनकी जो व्यापारिक नीति होती है उसका नाम क्या होता है? नीले जल की शांत नीति, यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी। और समुद्री नौसैनिक सुरक्षा के साथ व्यापार वाणिज्य। अब समझिए, यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, जो परमिट जारी करते हैं, यानी कि समुद्री नौसैनिक सुरक्षा व्यवस्था। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि समुद्री नौसैनिक सुरक्षा व्यवस्था के साथ में ये परमिट जारी करते थे लोगों के लिए। इससे क्या होता था कि ये जो भी इनके अंडर में जो लोग व्यापार करते थे उनको ही सुरक्षा प्रदान करते थे। सुरक्षा प्रदान करने का मतलब ये रहता था कि एक जहाज जिसके चारों तरफ से ये अपने जहाज़ों का बेड़ा भेजा करते थे, जिससे इस जहाज़ की सुरक्षा इनके जहाज किया करते थे, जिससे कि ये जहाज़ अपने आवागमन के लिए, अगर इसको यहाँ से मान लीजिए कि इसको यहाँ से फ्रांस से या यूरोप से व्यापार करना है और इसको भारत जाना है या फिर कहीं और जाना है, तो क्या होता था कि इसकी ये जहाँ तक भी जाएगा इसके चारों तरफ नौसैनिक सुरक्षा बेड़े के जहाज इसकी सुरक्षा के लिए लगे होंगे, जिससे कि कोई भी आक्रमणकारी इन पर हमला ना करे, हमला करके इनके माल को जब्त ना करे या लूटे ना। तो ये जो इनकी प्रणाली थी, इसको उन्होंने नाम दिया
कॉर्टेज आर्मेडा काफिला प्रणाली, ठीक है ना, कॉर्टेज आर्मेडा काफिला प्रणाली। कॉर्टेज का मतलब होता है कॉर्टेज नौसैनिक, ठीक है ना, नौसैनिक। आर्मेडा, आर्मेडा मतलब होता है कि जैसे कि ये कॉर्टेज का मतलब होता है परमिट जारी करना, आर्मेडा का मतलब होता है नौसैनिक, काफिला का मतलब होता है समूह, यानी कि ऐसा नौसैनिक समूह और ऐसी प्रणाली जो एक परमिट जारी करेंगे हम और उसको हम सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो उसकी जो नीति थी, मतलब समुद्री नौसैनिक सुरक्षा के साथ जो उन्होंने व्यापार वाणिज्य की जो नीति की स्थापना की, उसका नाम रखा कॉर्टेज आर्मेडा काफिला प्रणाली। कॉर्टेज आर्मेडा काफिला प्रणाली के बारे में पूछ भी चुका है एग्जाम में कि कॉर्टेज आर्मेडा प्रणाली क्या होती थी। तो कॉर्टेज आर्मेडा प्रणाली आपको ध्यान रखना है कि जो परमिट जारी किया जाता था नौसैनिक समूह के साथ में, कि जैसे कोई जहाज जा रहा है, कोई जहाज व्यापार वाणिज्य के लिए निकल रहा है, तो उसको ये लोग क्या करते थे, एक देश से दूसरे देश तक उसको सुरक्षा प्रदान करते थे। सुरक्षा प्रदान करने की जो प्रणाली थी इनकी समुद्री नौसैनिक सुरक्षा के साथ व्यापार वाणिज्य की, उसका नाम था कॉर्टेज आर्मेडा काफिला प्रणाली, ठीक है। ये तो हुआ फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा के साथ में। एक बात और ध्यान रखिएगा कि फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा जो है ना, उसने 1505 से 1509 उसका टाइम पीरियड था। उसने पुर्तगाली समुद्री साम्राज्य की स्थापना की है और उसका नाम रखा है एस्टाडो इन इंडिया। उसने भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना नहीं की है। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य और समुद्री साम्राज्य जो है ना, वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो उसने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ पुर्तगाली समुद्री साम्राज्य की जो स्थापना कर दी है, उसका नाम रखा है एस्टाडो द इंडिया। अब जो प्रथम गवर्नर आता है, पुर्तगाली प्रथम गवर्नर कौन था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। मैंने अभी पहले ही बताया कि जो फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा है वो गवर्नर नहीं है, वो क्या है, वो महानिदेशक है। फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा जो है ना, वो महानिदेशक है, वो गवर्नर नहीं है। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा जिसका टाइम पीरियड 1505 से 1509 रहा है, वो क्या है, महानिदेशक है, वो गवर्नर नहीं है। गवर्नर कौन है, प्रथम गवर्नर जो है वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क है। उसका टाइम पीरियड है 1509 से 1515। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया, कोच्चिन में। प्रथम मुख्यालय जो बनाया वो कोच्चिन को बनाया और इसने गोवा को जीता। गोवा को जीता किससे, बहमनी राजवंश आदिल शाही शासक से। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1509 से 1515 तक इसका भारत में टाइम पीरियड रहता है। इसने कोच्चिन को मुख्यालय बनाया और गोवा जीता किससे, बहमनी राजवंश के आदिल शाही शासक से। गोवा को जीत लिया और 1511 में मलक्का क्षेत्र जो मलेशिया पे कब्जा कर लिया। 1511 में क्या किया, मलक्का क्षेत्र पे कब्जा कर लिया। 1515 में हरमुज पर विजय प्राप्त की। 1515 में हरमुज पे विजय प्राप्त कर ली किसने, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। और पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना भारत में की। यहाँ पे मैंने बताया था पुर्तगाली समुद्री साम्राज्य की स्थापना, इसका नाम रखा है एस्टाडो द इंडिया। इसने की फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा ने 1505 से 1509 तक उसका टाइम पीरियड रहता है। फिर उसके बाद में 1509 से 1515 तक पुर्तगाली समुद्री साम्राज्य की स्थापना भारत में किसने की, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। एक क्वेश्चन और भी बहुत महत्वपूर्ण है कि सती प्रथा को बंद कराने की घोषणा किसने की थी, प्रथम पुर्तगाली जो था ना, प्रथम पुर्तगाली, यहाँ पे लिखिए प्रथम पुर्तगाली। तो प्रथम पुर्तगाली कौन था जिसने सती प्रथा को बंद कराने की घोषणा की थी, तो वो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसने क्या किया कि सती प्रथा को बंद कराने की घोषणा की थी। उस समय सती प्रथा का बहुत ही खराब प्रथाओं में गिना जाता था, ठीक है ना। सती प्रथा में क्या होता था कि जो विधवा औरतें होती थी उनको जलने के लिए उसी की, जैसे कि उसके पति की जब मृत्यु होती थी तो क्या होता था कि उसको भी उसी आग में बैठा दिया जाता था, मृत्यु दे दी जाती थी, ठीक है ना। तो वो सती प्रथा को बंद कराने की घोषणा किसने की, प्रथम पुर्तगाली जो था। क्वेश्चन ये आया कि किस प्रथम पुर्तगाली ने सती प्रथा को बंद कराने की घोषणा की। तो कौन सा प्रथम पुर्तगाली था, वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिसका टाइम पीरियड है 1509 से 1515। फिर आता है नूनो डी कुन्हा का 1529 से 1538। इसका टाइम पीरियड क्या रहता है, 1529। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट अल्फांसो डी अल्बुकर्क और फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा है। नूनो डी कुन्हा ने टाइम पीरियड रहता है 1529 से 1538। नूनो डी कुन्हा का टाइम पीरियड क्या है, 1529 से 1538। इसने क्या किया, जो यहाँ पे कोच्चिन मुख्यालय बनाया गया, ठीक है ना, और राजधानी भी क्या कर दिया गया, कोच्चिन को ही बना दिया गया, ठीक है ना। उसके बाद में नूनो डी कुन्हा क्या करता है, अपने टाइम पीरियड में राजधानी परिवर्तन करता है, कोच्चिन से राजधानी को गोवा स्थानांतरित कर देता है। और ये जो गोवा राजधानी स्थानांतरित करता है, ये भारत में जब ये लोग जाते हैं 1961 में, तब तक ही इनकी राजधानी थी। यानी कि पुर्तगालियों की राजधानी जो चेंज होती है 1530 में,
कोचीन से गोवा चेंज हो जाती है। पहले कहाँ थी? कोचीन, फिर कहाँ हो जाती है? गोवा। तो ये राजधानी जो चेंज होती है 1530 में, ये 1961 तक रहती है। यानी कि भारत से जब पुर्तगाली जाते हैं तो उनकी राजधानी जो होती है गोवा ही होती है, ठीक है ना। उसके बाद में ये क्या करता है, सैंथोमे मद्रास के निकट, एक जगह है सैंथोमे जो मद्रास के निकट है, और एक हुगली जो कलकत्ता के निकट है, वहाँ पे अपने प्रतिष्ठान या तो व्यापारिक प्रतिष्ठान या व्यापारिक केंद्र, प्रतिष्ठान का मतलब व्यापारिक केंद्र भी होता है या व्यापारिक फैक्ट्री भी होता है, तो प्रतिष्ठान स्थापित किए सैंथोमे। कहाँ? सैंथोमे में मद्रास के निकट और हुगली कलकत्ता के निकट इन्होंने क्या किया, अपने प्रतिष्ठान स्थापित किए। तो मैंने आपको बता दिया कि वास्को डी गामा प्रथम अभियान जो वास्को डी गामा होता है वो 17 में 1498 में होता है। इसकी सहायता से अब्दुल मजीद की सहायता से, अब्दुल मजीद एक गुजराती गाइड था, उसके नेतृत्व में यहाँ आता है, भारत में अभियान करता है, यहाँ से मसाला वसाला लेके जाता है, ठीक है ना। पुर्तगाल वहाँ पे क्या होता है कि एक मंडी जैसी लगती थी, वहाँ पे यूरोप और अन्य देश भी आते थे अपना माल इनका माल खरीदने के लिए। वहाँ पे ये 60% अधिक लाभांश में, 60% समझिएगा, 60% मतलब सारा खर्चा निकालने के बाद भी जो यहाँ से मसाला लेके गया था उसको 60% अधिक लाभांश में बेचता है। तो ये वहाँ दिखता है कि भारत का जो मसाला है उसकी बहुत ज़्यादा मांग है, क्योंकि यूरोप जितने भी प्रदेश हैं वो ठंडे प्रदेश है, वहाँ पे मसालों की ज़्यादा मांग है। तो ये क्या करता है, फिर वहाँ के राजा जो होते हैं वो दोबारा में क्या करते हैं कि पेड्रो अल्वारेज कैबाल के नेतृत्व में इसको भेजते हैं 1500 ईस्वी में। तृतीय अभियान जो होता है वास्को डी गामा का 1503 में होता है, तब ये अपनी राजधानी जो होती है कोचीन को बना लेते हैं, या अपना मुख्यालय कोचीन को बना लेते हैं। फिर कौन आता है? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 से 1509। ये क्या करता है? पुर्तगाली समुद्री साम्राज्य की स्थापना करता है, नाम रखता है एस्टाडो दा इंडिया। इनकी जो व्यापारिक नीति होती है उसका नाम है ब्लू वाटर पॉलिसी या नीले शांत जल की नीति। समुद्री नौसैनिक सुरक्षा के साथ में जो ये परमिट जारी करते थे व्यापार वाणिज्य के लिए, उसका नाम रखा था इन्होंने कार्टेज आर्मेडा काफिला प्रणाली। मैंने कार्टेज आर्मेडा काफिला प्रणाली आपको बताया है कि एक जहाज जिसको इन्होंने परमिट जारी किया है उसके चारों तरफ से ये अपने नौसैनिक सुरक्षा के जहाज भेजा करते थे, जिससे कि इस जहाज को सुरक्षा प्रदान की जा सके, और ये अपना व्यापार वाणिज्य सुगमता से कर सके, जिससे इस पर किसी का भी हमला ना हो। इनका समुद्र में एक तरीके से साम्राज्य स्थापित हो गया था, ठीक है। फिर उसके बाद में अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिसका टाइम पीरियड रहता है 1509 से 1515 तक, ये कोचीन को अपना मुख्यालय बनाता है, गोवा जीतता है, जिससे बहमनी राजवंश के आदिलशाही शासक से। 1511 में मलक्का क्षेत्र जो मलेशिया है पर कब्जा करता है। 1515 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क क्या करता है? हरमुज पर विजय प्राप्त करता है, पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना करता है भारत में। पुर्तगाली साम्राज्य और समुद्री साम्राज्य ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो कहीं अगर क्वेश्चन आ जाता है कि पुर्तगाली समुद्री साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो एक महानिदेशक था, वो गवर्नर नहीं था, महानिदेशक था, उसने स्थापना की थी। और भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना वो किसने की? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने, जिसका टाइम पीरियड 1509 से 1515 रहता है। पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना भारत में किसने की? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने की। सती प्रथा बंद कराने की घोषणा प्रथम पुर्तगाली कौन था? वो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, और इसको तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं मैं आपको नोट करवा रहा हूँ। ये क्विक रिवीजन था आपका, पुर्तगाली का क्विक रिवीजन। तो इसको अच्छे से आपको नोट कर लेना है और समझ लेना है। और मेरी जो भी लास्ट क्लासेस हैं उनको प्लीज़ अच्छे से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आगे आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो मैं आपके लिए और भी वीडियोज़ बनाऊँगा, ठीक है ना। थैंक यू।